वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज जो हम लोग करने वाले हैं बेटा, ये बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट है, जहां पर यूनिट नंबर 1 लेसन 4 रहेगा। और यहां पर हम समझेंगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड इसके एप्लीकेशंस क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए तो बच्चे बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। आइए तो एक बार सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर हम लोग इसमें करने वाले क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट का। और ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने कराया हुआ है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हो कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या होता है, मैनेजमेंट एज अ प्रिंसिपल क्या होता है, मैनेजमेंट के लेवल्स क्या होता है, ये सारी चीजें अपलोडेड है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप जाकर के वहां पर देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे एमबीओ। एमबीओ का क्या मतलब मेरिट्स होता है, क्या इसका मीनिंग होता है, एमबीओ का क्या डिमेरिट्स होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बीपीआर का मेरिट्स क्या है। उसके बाद पोर्टर्स के 5 फोर्स जो है, फोर्सेस, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हमारी क्लास का आज टॉपिक रहेगा बेटा, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मैनेजमेंट, मैनेजमेंट द कंटेम्पररी थ्योरीज। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट द कंटेम्पररी थ्योरीज क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेसन नंबर 4 है मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस का पार्ट 1 रहेगा, प्रेजेंटेड बाय राकेश सर, कॉमर्स क्लासेस, बीकॉम सेमेस्टर 1। ठीक है बेटा। आइए अब हम लोग समझते हैं एमबीओ का मतलब होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एमबीओ? एमबीओ की अगर हम बात करें बेटा तो इसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो यहां पर मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव्स होगा उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए बेटा एमबीओ का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। आइए डेफिनेशन की अगर बात करें यहां पर, तो सबसे पहले मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज गेट गोल्स एंड एक्सेस प्रोसेस। कहने का मतलब यहां पर एक मैनेजर और उसके एम्प्लॉइज दोनों लोग मिलकर के एक गोल सेट करते हैं, एक प्लान करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव तय करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, उन प्रोसेस में इसको पूरा करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, सेल्स का टीम जो है, सेल्स टीम डिपार्टमेंट जो है, टारगेट लिया है 20% रेवेन्यू ग्रोथ। तो भाई साहब यहां पर सेल्स का अगर टीम ने अगर 20% ग्रोथ के लिए अगर निर्णय लिया है, तो क्या सेल्स के टीम ही खाली काम करेंगे? नहीं, उसके एम्प्लॉइज भी काम करेंगे। अगर इनके टारगेट है तो इन टारगेट को पूरा करने के लिए ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स, हर लोग की कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा इसको ग्रोथ में लाने के लिए और इसको अचीव करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो सिंपल वर्ड में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक मैनेजर एंड एम्प्लॉय जो है सेट करता है सबसे पहले गोल्स को और उसके बाद एक्सेस करता है उस प्रोसेस को। इस तरह से क्या करता है, अपने गोल को अचीव करता है। अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल को टारगेट को पूरा करना, ये सभी लोग मिल करके काम करते हैं। हम इसको बोलते हैं बेटा एमबीओ। आई बात समझ में? जैसे सेल्स का टीम जो है टारगेट लिया 20% रेवेन्यू ग्रोथ के लिए पूरे टेन्योर के अंदर, तो यहां पर सारे लोग, सारे एम्प्लॉइज एंड टीम एंड मैनेजर सब लोग जो है इसके साथ काम करेंगे और उसको अचीव करेंगे। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड एमबीओ। आइए उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहां पर कुछ स्टेप्स होता है बेटा एमबीओ में, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। तो सबसे पहला गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी होता है, सबसे पहला काम होता है। उसके बाद सिर्फ गोल सेटिंग करने से काम होगा? प्लानिंग करेंगे उसके बाद एक्शन नहीं लेंगे। आपने सोचा कि मैं कल से जिम करने जाऊंगा, भाई प्लान तो आपने कर लिया, ऑब्जेक्टिव तो तय कर लिया, आपको अच्छा एक बॉडी चाहिए ले उसके, लेकिन आप उसके लिए आपने प्लान कर लिया, बट प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। आपने सोचा कि मैं आज से अच्छे तरीके से पढ़ाई करूंगा और मैं अच्छा रिजल्ट ला करके दिखाऊंगा, लेकिन आपने सोचा है, आपने एक्शन में नहीं उतारा। बेटा इंफॉर्मेशन हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन करने का ही रिजल्ट दिखती है। तो इंफॉर्मेशन होने से काम नहीं चलेगा, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा चीजों को। जब इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगी। आई बात समझ में? तो यहां पर सबसे पहले गोल सेटिंग करोगे, उसके बाद एक्शन प्लान करोगे, उसके बाद मॉनिटरिंग करना होता है, उसको देखना होता है और उसके बाद फीडबैक कर लेना होता है, जिसके थ्रू आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले इन स्टेप्स के एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गोल सेट करना, बिल्कुल सही बात है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में बेटा सबसे पहले गोल सेट करते हैं, अपने प्लानिंग करते हैं। बिना गोल सेट का, बिना लक्ष्य का कोई काम नहीं होता है। आपको पता है कि मुझे इस जगह पे पहुंचना है, तो आपका रास्ता क्लियर है, आपका ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मैं वही स्टडी, आप स्टडी क्यों कर रहे हो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, कहां पहुंचना चाहते हो, क्या आप अचीव करना चाहते हो, तभी तो आपके अंदर से वो एनर्जी क्रिएट होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव क्लियर करो बेटा। तो सबसे पहले गोल सेट करोगे, डिफाइन स्पेसिफिक
अचीवेबल गोल्स, कि हम क्या अचीव कर सकते हैं, यानी गोल ऐसा होना चाहिए जो पूरा करने योग्य होना चाहिए। अनडिजायरेबल गोल नहीं होना चाहिए जिसको पूरा नहीं कर पाओ, ये इम्पॉसिबल टाइप का नहीं होना चाहिए। यानी गोल सेट करो सबसे पहले, उसके बाद डेवलप करो स्ट्रैटेजीज टू अचीव गोल। बेटा आपने प्लान करा कि मैं बीकॉम के अंदर अच्छे नंबर लाऊंगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस में, लेकिन ये सोचा आपने, उसके लिए आपने उसको टाइम को डिवोट नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, उसको पढ़ाई नहीं किया, क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे तो एग्जामिनेशन में आपको रिजल्ट दिखेगी, आपकी स्पीड मेंटेन होगा नहीं होगा। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? उसके बाद आपको रेगुलर इसकी आपकी परफॉर्मेंस कितनी हुई है, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, कितने क्वांटिटी में आपने पढ़ाई करा है, क्या जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, नहीं है कैसे क्या है, इन सभी चीज़ों को मॉनिटरिंग करना जरूरी है बेटा। पता तो होना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, हमारी एबिलिटी कहाँ पे है, हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम टेस्ट देंगे, हम इसके थ्रू अपनी एबिलिटी को हम जांच पाएंगे बेटा। ऐसे करेंगे तो ही तो फाइनल रिजल्ट अच्छा आएगा। फाइनल आउटकम्स कहाँ पे आता है, इन्हीं चीज़ों को थ्रू आता है ना बेटा। और उसके बाद हम फीडबैक लेते हैं, एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन रिव्यूज। बेटा जी दुनिया में रिव्यू लेना बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति अपने जीवन में रिव्यू लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। रिव्यूज लेंगे, फीडबैक लेंगे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अच्छा हो बुरा। पढ़ाई आप कितना भी कर रहे हैं लेकिन टेस्ट लेने से ही आपकी एबिलिटी पता चलता है बेटा कि आपको एक्चुअल में कितना आता है। तो ये बात का ध्यान रखेंगे, ये जरूरी होता है। ये एग्जाम्पल मैं रिलेट कर रहा हूँ आपकी स्टडी के साथ, ताकि आप एज ए स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझने में ईजी होगा और आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। तो बेटा जी यहाँ पर हम स्टेप्स की बात करेंगे एमबीओ के अंदर। तो इस तरह से 4 स्टेप है, जहां पर सबसे पहले गोल सेटिंग करते हैं आप, उसके बाद क्या करते हैं एक्शन प्लान में लेते हो, उसके बाद मॉनिटरिंग करते हो और लास्ट में फीडबैक के थ्रू आप यहाँ पर एमबीओ को कंप्लीट करते हो। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेटा जी जब हमें ये समझ में आ गया कि हमारे लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है और इसके स्टेप्स भी समझ में आ गया, तो अब हम लोग एक बार इसके मेरिट्स के बारे में जान लेते हैं। क्या इसके एडवांटेजेज हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या अच्छाई है इसकी। तो आइए बेटा, सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ पर्पस। बेटा जी जब आप गोल सेटिंग कर लेते हो तो आपके माइंड से चीजें निकल जाती है ना, मेरा गोल क्या है, मेरा विजन क्या है। अब मैंने गोल सेट किया कि मुझे लेक्चर अपलोड करना है, मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है, तो करना है। तो अब इसमें मेरा क्लैरिटी तो है, मेरे सामने कुछ भी चैलेंजेस आएगा तो मैं उससे फाइट कर सकता हूँ कि मेरे को ये करना है, यानी मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है, यानी मेरा ये विजन क्लियर है कि मुझे ये करना है, मतलब करना है। बच्चों से कमिटमेंट किया है, अपनी इमेज अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो इसके लिए हम काम करेंगे। तो इस तरह से बेटा सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर होता है, उससे आपका क्या होता है, पर्पज में क्लैरिटी आता है। क्लियर गोल्स एंश्योर फोकस, आपको फोकस भी यहां पर रहेगा। उसके बाद हम बात करें इंप्रूवमेंट कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल सही बात है, आप टीम के साथ अच्छे तरीके से काम करेंगे, यानी फैसिलिटेट टीम वर्क। उसके बाद बात करें एनहेंस परफॉर्मेंस, यानी रेगुलर रिव्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चैप्टर में मेरे को और मेहनत करने की जरूरत है, यहाँ पर दिक्कत है, इस पॉइंट को और इंप्रूव करना है। तो रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे, अगर उसको चीज़ें को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको पता रहेगा कि मैं किस जगह पे मुझे ज़्यादा समय देना है, कहाँ पर क्या पढ़ाई करना है, कैसे क्या करना है। तो इसके थ्रू पता चलता है बेटा अगर आपकी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होगी तो यहाँ पर क्या होता है, इसके मेरिट्स क्या है, एनहेंस द परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है पहले से। और एम्प्लॉइज की एंगेजमेंट, यानी प्रमोट्स पार्टिसिपेशन, बिल्कुल सही बात है। सब लोग यहाँ पर क्या होते हैं, एंगेज होते हैं, अलाइन होते हैं, सब लोग मिलकर के काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मेरिट की बात करें, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। सेकंड में इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, टीम के साथ, क्योंकि अकेला काम नहीं करते हो, टीम के साथ काम करते हो। आई वाले वर्ड नहीं होता यहाँ पर, वी होता है, हम सभी लोग एक होते हैं, वी आर अ टीम, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं होता, सब लोग एक साथ काम करते हैं। समझ गए, डिस्क्रिमिनेशन हम वहां पर नहीं करते, सबको समानता दिया जाता है वहां पर। इस तरह से एनहेंस द परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस पहले से बेटर हो जाता है और एम्प्लॉयज की एंगेजमेंट भी होती है बेटा। तो दीज आर द मेरिट्स ऑफ एमबीओ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ एमबीओ। अब क्या मतलब होता है बेटा यहां पर डिमेरिट्स ऑफ एमबीओ का, अगर हम बात करें डिमेरिट्स क्या है एमबीओ का, तो सबसे पहले यहां पर क्या होता है, आइए, टाइम इंटेंसिव। यहां पर क्या होता है, टाइम इंटेंसिव की हम बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉइज। उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म फोकस, और उसके बाद कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा ये डिमेरिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या होता है, टाइम इंटेंसिव फैक्टर होता है, सेकंड शॉर्ट टर्म फोकस होता है, स्ट्रेन ऑन एम्प्लॉइज और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये हो गया एमबीओ के अंदर क्या होता है, जब आप प्लानिंग करते हो, सबसे पहली बात इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। 2 मिनट में तो नहीं करोगे, इट विल, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा, फिजिकली आपको नहीं, मेंटली भी आपको सोचना है, तो आपको समय लगेगा, ये लेंदी प्रोसेस है। क्योंकि हम इसकी अब ये डिमेरिट्स की हम बात कर रहे हैं, तो
रिक्वायर सिग्निफिकेंट टाइम फॉर प्लानिंग एंड रिव्यू। बिल्कुल सही बात है बेटा, हमें टाइम देना पड़ेगा प्लानिंग के लिए और रिव्यूज के लिए, तभी तो हम इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो ये इसके डिमेरिट्स है। उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म फोकस होता है, कहने का मतलब ये हो गया कि आपने अगर ऑब्जेक्टिव तय किया कि मुझे पढ़ाई करना है या जिम जाना है, 4 दिन के लिए आप जाएंगे, 5वां दिन आप रुक जाएंगे, नहीं जाएंगे, मन नहीं करेगा, स्ट्रेस हो जाएगा, तो आप टेंशन की वजह से आप नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये शॉर्ट टाइम है, हर व्यक्ति उसको पूरा नहीं कर पाता है। आई बात समझ में? तो मे इग्नोर लॉन्ग टर्म गोल्स, आप लॉन्ग टर्म गोल्स को इग्नोर कर रहे हो तो ये शॉर्ट टर्म पर्पज हो सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं। स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉय ऑन रियलिस्टिक गोल्स कॉज प्रेशर, यानी अनरियलिस्टिक गोल्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा, दबाव में रहोगे, आप टेंशन में रहोगे, तो इस तरह से एक चिंताएं बने रहेगी कि हमें ये करना है यार, हमने ये प्लानिंग करा हुआ है। कहीं पर भी रहोगे तो आपके माइंड में रहेगा कि भाई ऐसे नहीं कर सकते हम, हमें तो ये करना है क्योंकि हमें वो पाना है, हमें वो चीज़ को अचीव करना है, तो माइंड में कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरिंग प्रायोरिटीज में लीड टू डिस्प्यूट, यानी कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपने निर्णय लिया है और जो एक्चुअल में काम करेगा उसके बीच में क्या होता है, वेरिएशन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने ये चैलेंजेस आ सकता है। तो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ एमबीयू। आई बात समझ में? तो सबसे पहला टाइम इंटेंसिव फैक्टर्स डिसाइड करता है, उसके बाद शॉर्ट टर्म फोकस होता है, उसके बाद स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉइज, और उसके बाद लास्ट में क्या, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ एमबीयू। आइए बेटा, उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, जिसको बीपीआर कहते हैं बेटा, तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि क्या मतलब होता है, तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर बेटा, तो रेडिकल अप्रोच टू इंप्रूविंग बिजनेस परफॉर्मेंस, यानी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, तो रेडिकल अप्रोच टू इंप्रूविंग बिजनेस परफॉर्मेंस बाई रीडिजाइनिंग प्रोसेस। तो बेटा यहां पर हम क्या करते हैं, रेडिकल अप्रोच के थ्रू हम इंप्रूव करते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस को, यानी रिडिजाइन करते हैं प्रोसेस को, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, बीपीआर बोलते हैं। एग्जांपल को देखते हैं, बैंक रिड्यूस लोन अप्रूवल टाइम फ्रॉम 7 days to 2 days। बेटा जी पहले क्या हुआ करती थी, अगर बैंक में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 7 दिन का समय दिया करता था, लेकिन अब रिड्यूस करके 2 दिन का टाइम दे दिया, अप्रूवल 2 दिन में आपको पता चल जाता है। तो यानी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग वो प्रोसेस होता है बेटा, वो रेडिकल अप्रोच होती है जिससे आप इंप्रूव कर सकते हो बिजनेस की परफॉर्मेंस बाय रीडिजाइनिंग प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि बैंक रिड्यूस कर दिया है लोन का अप्रूवल का टाइम, 7 दिन पहले हुआ करती थी, अब 7 दिन से 2 दिन पे ला करके रिड्यूस कर दिया है, जिससे क्या होगा, यहां पर हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। भाई 2 दिन में हो जाएगा, अप्रूवल आ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे। अब 7 दिन के लिए सोचना पड़ेगा, 7 दिन में आएगा नहीं आएगा, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यहां पर बीपीआर के थ्रू क्या करा बैंक ने, यहां पर लोन को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया डेज। तो ये एग्जांपल है बेटा। तो सिंपल वर्ड्स में आपको ये समझना है कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग वो प्रोसेस होता है, वो रेडिकल अप्रोच होता है जिसके थ्रू हम इंप्रूव कर सकते हैं अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस बाय रीडिजाइनिंग अप्रोच के थ्रू या रीडिजाइनिंग प्रोसेस के थ्रू। समझ आ गया बात बेटा? उसके बाद बैंक रिड्यूस लोन अप्रूवल टाइम 7 दिन से क्या कर दिया, 2 दिन पे ला करके रख दिया है। दिस इज कॉल्ड बीपीआर। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, यहां पर कुछ प्रोसेस इसका भी होता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो सबसे पहला आइडेंटिफाई प्रोसेसेस, उसके बाद एनालाइज एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, उसके बाद रीडिजाइनिंग प्रोसेसेस, और उसके बाद इंप्लीमेंट चेंजेस। तो इस तरह से ये कुछ प्रोसेस है बेटा, ये 4 स्टेप में हम इसको काम करते हैं, इस तरह से हमें करना होता है बेटा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई प्रोसेस, यानी फोकस ऑन इनएफिशिएंट प्रोसेस, यानी हमारी फोकस कहां पर होता है बेटा, इनएफिशिएंट प्रोसेस के ऊपर। उसके बाद एनालाइज करते हैं एग्जिस्टिंग प्रोसेस, यानी अंडरस्टैंड द करंट वर्क फ्लो, हमारे करंट का वर्क फ्लो क्या है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं पहले बेहतर तरीके से। उसके बाद अगर बात करें हम इंट्रोड्यूस इनोवेटिव चेंजेस, यहां पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनोवेटिव चेंजेस, नया चेंजेस, नया डिस्कवरी को हम देखते हैं। उसके बाद इंप्लीमेंट चेंज की बात करें तो अप्लाई एंड टेस्ट द रीडिजाइन। तो यहां पर हम इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अप्लाई करना होता है, यहां पर आप टेस्ट करते हो, यहां पर रीडिजाइन करते हो। तो ये सारे के सारे प्रोसेस है बेटा जहां पर बीपीआर की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रोसेस, उसके बाद एनालाइज एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, उसके बाद रीडिजाइन करते हो, यानी यहां पर इंट्रोड्यूस करते हो न्यू आइडियाज या यहाँ पर इनोवेटिव चेंजेस को, और लास्ट में इसको इंप्लीमेंट करते हो बेटा। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए उसके बाद अगर हम बात करें क्या इसकी मेरिट्स है,
आइए मेरिट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंप्रूव एफिशिएंसी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीपीआर ने क्या कर दिया, पहले बैंक क्या करती थी 7 दिन के अंदर अप्रूवल आया करता था, अब 7 दिन से रिड्यूस करके 2 दिन पिला दिया, तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो चुकी है। इंप्रूव एफिशिएंसी, सेकंड में अगर बात करें कॉस्ट रिडक्शन, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पहले से बेहतर हो चुका है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे इसको। तो स्ट्रीमलाइंड वर्क फ्लोज, सेव टाइम। बेटा जी यहाँ पर इंप्रूव एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्ट्रीमलाइंड वर्क फ्लोज क्या कर रहे हैं, आपको टाइम को सेव कर रहे हैं, आपके टाइम को बचत कर रहे हैं। कॉस्ट रिडक्शन की बात करें, एलिमिनेट वेस्टफुल स्टेप्स, यहाँ पर जो एलिमिनेट कर रहे हैं उसको हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं जो अननेसेसरी हमारे पास कॉस्ट का रिडक्शन जो बढ़ाता था हमारे कॉस्ट को, यानी एलिमिनेट कर रहा है वेस्टफुल स्टेप्स। जो वेस्टफुल स्टेप्स है उन सभी को एलिमिनेट किया जा रहा है, उसको रिमूव किया जा रहा है। उसके बाद कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पहले से बेहतर हो रही है बेटा, यानी फास्टर एंड बेटर सर्विसेज। तो किसके थ्रू, बीपीआर के थ्रू। आई बात समझ में। बैंक पहले क्या करती थी, 7 दिन में अप्रूवल देती थी, अब 2 दिन पे कर दिया, तो यहाँ पर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन पहले से बेटर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मेरिट्स है बेटा। इंप्रूव एफिशिएंसी, सेकंड में कॉस्ट की रिडक्शन, और थर्ड में क्या है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ही हमारे लिए फोकस होता है, और किसी भी बिजनेसमैन के लिए कस्टमर का सेटिस्फैक्शन अगर होगा तो कस्टमर ज्यादा उन पर ट्रस्ट कर पाएंगे। समझ गया बात को, लॉन्ग टर्म तक उनके साथ अलाइन रहेंगे। आइए बेटा, चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिमेरिट्स क्या है बेटा। आइए यहां पर हम समझते हैं। तो सबसे पहले हाई कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है, कॉस्ट हाई रहेगा। री रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस टू चेंजेस की हम बात करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन की हम बात करेंगे। तो यहाँ डिमेरिट्स की बात करें बेटा, तो सबसे पहला कॉस्ट इसका ज्यादा रहता है, रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसके बाद रेसिस्टेंस ऑफ चेंजेस की बात करें, एम्प्लॉइज में हेजिटेट, एम्प्लॉइज यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा हेजिटेटेड होते हैं, थोड़ा सा घबराते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन, इसको इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को फेस करना पड़ता है, यानी पुअर प्लानिंग कैन रिजल्ट फेलियर, यानी प्लानिंग अगर आपकी बेहतर नहीं होगी तो आपको रिजल्ट 0 आएगा। तो यहाँ पर ये दिक्कत को सामना करना पड़ सकता है, कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। रेसिस्टेंस टू चेंजेस की बात करें तो एम्प्लॉइज यहाँ पर हेजिटेट रहेगा, और कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो पुअर प्लानिंग की वजह से क्या होगा, आपका रिजल्ट फेलियर में चला जाएगा। तो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ बीपीआर। आइए बच्चे, हम बात करेंगे पोर्टर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क। बेटा जी पोर्टर्स के ये 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से आते हैं सवाल। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं पोर्टर्स का 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्पिटेटिव रिवेलरी, उसके बाद ट्रीट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थर्ड में अगर बात करें बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स, और फोर्थ में बात करें बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, एंड ट्रीट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो यहां पर 5 जो है 5 पोर्टर्स के जो 5 फोर्सेस है फ्रेमवर्क, सबसे पहला कॉम्पिटेटिव रिवेलरी, सेकेंड में जो है थ्रीट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थर्ड में जो है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, और यहां पर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर फोर्थ में, और फिफ्थ में जो है आपका सब्स्टिट्यूट, थ्रीट ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो ये 5 जो है पोर्टर्स का क्या है, फोर्सेस है, फ्रेमवर्क है। आइए बेटा, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है। ई कॉमर्स का मतलब आप लोगों को पता है, जब चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप खरीदते हो। ई कॉमर्स का मतलब ऑनलाइन, आप मान पहले क्या हुआ करता था, आप जाकर के शॉप पे खरीदते थे, ऑनलाइन की दुनिया आ चुकी है, ऑर्डर करते हो आपके पास सब कुछ आ जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं। आइए कॉम्पिटेटिव रिवेलरी की अगर हम बात करें बेटा, तो इंटेंस कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लेयर्स लाइक फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन। यहां पर फ्लिपकार्ट हो गए, मिंत्रा हो गए, अमेजोन हो गए, ऑल कंपनीज कंप्लीट प्राइसिंग, डिलीवरी स्पीड एंड कस्टमर सर्विस, बिल्कुल सारे दे रहे हैं। अब ट्रीट ऑफ न्यू एंट्रेंस, देखो यहां पर क्या हुआ, न्यू कंपनीज लाइक मीशो, और उसके बाद नीचे स्टार्टअप्स कीप एंट्रिंग इनटू द मार्केट, एंट्री बैरियर्स आर लो ड्यू टू इजी एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फंडिंग। यानी यहां पर अगर हम बात करें, इनके पास अगर हम बात करें इजी एंट्री का क्या है, देखो कुछ नया कंपनी मार्केट में आ गई, सारे तो पुराने कंपनी हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, मिंत्रा हो गए, अमेजोन हो गए, ये सारे पूरे पुराने कंपनी हो गए। बट यहां पर अगर हम बात करें ट्रीट ऑफ न्यू एंट्रेंस की अगर हम बात करें, तो सब आइए समझिए एक बात, आपको 5 मैंने ये बताया अभी, समझो।
मैंने 5 का 5 फोर्सेस ऑफ फ्रेमवर्क मैंने बताया। सबसे पहले मैंने बताया कॉम्पिटिटिव मार्केट, कॉम्पिटिटिव रिवेलिटी क्या होता है, ट्रीट ऑफ न्यू एंट्रेंस क्या होता है, और उसके बाद बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स क्या होता है, और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स क्या होता है, और उसके बाद ट्रीट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब इन सभी को एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। आइए, अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट। सबसे पहला ये है, तो देखो इंटेंस कंपटीशन बिटवीन द प्लेयर्स। यहां पर कंपटीशन किसके साथ है, फ्लिपकार्ट के साथ है, मिंत्रा के साथ है, अमेजोन के साथ है। ऑल कंपनीज कंप्लीट ऑन प्राइसिंग, डिलीवरी स्पीड एंड फोकस ऑन कस्टमर सर्विस। बेटा इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिवेलिटी। आई बात समझ में, हम इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव, यानी कंपटीशन है किसके साथ, फ्लिपकार्ट को अमेजोन के साथ, अमेजोन को किसके साथ है, मिंत्रा के साथ। अब ट्रीट ऑफ न्यू एंट्रेंस का मतलब कि नया कंपनी भी मार्केट में आ गया। तो न्यू कंपनीज लाइक मीशो एंड नीसे स्टार्टअप्स कीप एंटरिंग इन द मार्केट। एंट्री बैरियर्स आर लो ड्यू टू इजी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड फंडिंग। तो यहां पर क्या है बेटा, इजी एक्सेस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये भी मार्केट में आ गए। तो यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, न्यू एंट्रेंस, मार्केट में नया आ गया, कंपटीशन इनके साथ भी है। उसके बाद थर्ड में अगर हम बात करें बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बायर हैव एक्सेस मल्टीपल प्लेटफॉर्म टू इजिली कंपेयर प्राइसेस, डिस्काउंट एंड ऑफर इन्फ्लुएंस देयर परचेज डिसीजन। कहने का मतलब ये हो गया, अब एक बायर के पास पहले क्या हुआ करता था, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, अब उसके पास नया मीशो भी आ गया। तो कंपैरिजन करना इजी हो गया ना, किसके वजह से, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से या न्यू एंट्रेंस की वजह से। भाई तो यहां पर कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गई ना, तो बायर के पास मल्टीपल ऑप्शंस हो गया, कहीं से भी कर सकता है, जहां से उनको अच्छा लगेगा, जहां से बेटर डिस्काउंट मिलेगा, सर्विस अच्छी होगी, वहां से कर लेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। तो देखो सप्लायर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स इन्फ्लुएंस द प्राइसिंग एंड सर्विस क्वालिटीज। लार्ज प्लेटफॉर्म लाइक्स अमेजोन कैन नेगोशिएट बेटर टर्म्स विद द सप्लायर। सही बात है, क्योंकि ये बड़ी कंपनियां हैं, तो इनकी जो अगर हम बात करें नेगोशिएशन ज्यादा होगा, बेटर होगा, किसके साथ, सप्लायर्स के साथ। तो यहां पर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की बात करें तो एज कंपैरिजन टू मीशो या एज कंपैरिजन टू अगर हम मिंत्रा की बात करें, इन सभी से ज्यादा किसका है बेटा, यहां पर अमेजोन का है। यहां पर क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स का भी है। और लास्ट में क्या है, ट्रीट सब्सटीट्यूट की अगर हम बात करें बेटा, तो ऑफलाइन रिटेल स्टोर एंड डायरेक्ट टू कस्टमर ब्रांड्स प्रोवाइड द अल्टरनेटिव्स शॉपिंग एक्सपीरियंस कंज्यूमर्स में सब्सटीट्यूट फॉर इंस्टेंट प्रोडक्ट एक्सेस बेटर प्राइसिंग। यानी कस्टमर के पास ये सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो गया कि पहले क्या हुआ करता था, आपको ऑफलाइन मोड में ही खरीदना पड़ता था, अब उसके पास ऑप्शंस हो गया, कि अगर वहां से नहीं खरीदेंगे तो यहां से, या इवन ऑनलाइन में सर्च करके जाते हैं, प्रोडक्ट का रिव्यूज लेते हैं, प्राइस देखते हैं, और मार्केट में जाकर के ऑफलाइन में परचेज भी करते हैं, तो उनके पास सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो गया बेटा। जैसे इकोनॉमिक्स में जो बताते हैं हम कि टी एंड कॉफी वाला जो हो गया कि टी का प्राइस अगर बढ़ गया तो कॉफी का डिमांड हम बढ़ा लेते हैं, तो इस तरह से उनके पास सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो गया बेटा। तो ये सारे के सारे क्या है, 5 है, ये 5 कंपोनेंट्स आपको ध्यान रखना है। आइए उसके बाद अगर बात करो आज की क्लास को रिकैप करें तो हम लोगों ने क्या समझा, एक बार इसको डिस्कस करते हैं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, यानी जिसको एमबीओ कहते हैं, अ सिस्टम टू सेट रिव्यू गोल एंड कोलैबोरेटिवली। हम इसको क्या कहते हैं, एमबीओ कहते हैं, अ सिस्टम टू सेट अ रिव्यू गोल्स कोलैबोरेटिवली। हम उसको क्या बोलते हैं, एमबीओ बोलते हैं। एमबीओ का मेरिट्स के माने प्रोवाइड क्लैरिटी, बूस्ट कोऑर्डिनेशन एंड एनहेंस परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है। डिमेरिट्स टाइम इंटेंसिव, स्ट्रेसफुल एंड शॉर्ट टर्म फोकस। उसके बाद बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की बात करें, रीडिजाइनिंग वर्क फ्लोज टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद बीपीआर का मेरिट्स क्या बेटा, सेव टाइम को बचत करता है, रिड्यूस कॉस्ट एंड एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बीपीआर की बात करें बेटा, डिमेरिट्स क्या है यहाँ पर, तो हाई इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट एंड रेसिस्टेंस टू चेंजेस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर पीटर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क के बारे में हमने डिस्कस करा। सबसे पहले हमने कॉम्पिटिटिव को स्टडी करा, शेपिंग इंडस्ट्रीज, यहाँ पर एनालाइजिंग कॉम्पिटिटिव फोर्सेस शेपिंग इंडस्ट्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। तो इस सभी के बारे में रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको कराया बेटा। आइए तो बाकी हम लोग मिलते हैं बेटा पार्ट 2 में।
यहाँ तक मैंने पार्ट 1 के अंदर जो भी आपका कंटेंट था उन सभी को मैंने कराने की कोशिश करा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। पार्ट 2 जरूर देखिएगा, पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 देखिएगा। और उसके बाद किसी भी बच्चों को अगर आप इसका पीपीटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।